नमो नमः। छात्रों, आज हम कक्षा 8 मल्हार एनसीईआरटी की पुस्तक का कविता पाठ आदमी का अनुपात नवा पाठ है ये, जिसे कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा है, पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मांड की विशालता में मनुष्य बहुत तुच्छ है, उसकी लघुता मनो सत्य है। बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, सीवीक्यूज, हॉट्स, आरटीसी और भी बहुत कुछ। माइंड मैप का तड़का, सुंदर माइंड मैप मस्तिष्क का रेखन भी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बीणावादिनी चैनल, क्योंकि यहाँ छठी से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तकों के पाठ, उनकी व्याख्या, उनके सभी तरह के प्रश्नोत्तर, पाठांत अभ्यास, मस्तिष्क आरेखन, चित्रकथा आदि रचनात्मक लेखन के साथ, गतिविधियों के साथ मिलते हैं। आदमी का अनुपात कविता का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, कॉस्मिक जो पर्सपेक्टिव है हमारा, उसको छात्रों के सामने रखना, अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी और मनुष्य के वास्तविक स्थान और आकार को समझना, अहंकार का त्याग, है ना, जो ईगो है उसको आपको नियंत्रण में रखना सिखाना, अपनी सीमाओं को पहचान कर झूठे अभिमान और संकीर्णता मतलब हृदय का छोटापन, उससे उभार के आपको मुक्त करना, यानी कि बड़े हृदय वाला उदार चरित्र नाम बनाना, है ना, मुक्त होना छोटेपन की भावना से। और वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना है ना, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। आप सबको अपना समझें, किसी से द्वेष ना करें, ईर्ष्या, स्वार्थ और घृणा की दीवारों को गिराकर सह अस्तित्व, है ना, कि महत्व को स्वीकार करना और काव्य सौंदर्य बोध कराना, कविता के अंगों की समझ आपको कराना, कविता में प्रयुक्त प्रतीकों जैसे शंखों सी दीवारें, दो दुनिया, इनके गहरे अर्थों का विश्लेषण आपको सटीक करना, सचित्र करना, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लेखक कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 1919 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद में हुआ था। पिता देवीचरण माथुर भी कविताएं लिखते थे, यानी कि भाई इनका तो मानो खानदानी पेशा था, काव्य जगत से जुड़े थी उनकी जो फैमिली थी, है ना। आकाशवाणी में कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे, कविता, नाटक, गीत, कहानी और निबंध लेखन में महारत है इन्हें। प्रसिद्ध रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, मैं वक्त के सामने हूँ। लोकप्रिय गीत है प्रसिद्ध प्रेरणादायक गीत हम होंगे कामयाब की रचना की। काव्य शैली, इनकी रचनाओं में यथार्थवाद, आधुनिकता और गहरी वैचारिकता का अनूठा संगम मिलता है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कवि परिचय दिया हुआ है, देखिए वही मैंने अभी आपको बताया। आप देखिए इसका माइंड मैप, पाठ 9 का, चैप्टर 9 का आदमी का अनुपात कविता का मस्तिष्क कार्यखंड क्या कहता है भाई? ये कहता है कि मुख्य मुख्य बिंदु जरा से तनिक से समय में याद कर लो, परीक्षा के समय माइंड रिफ्लेक्शन होगा और आपको लगेगा आपको तो ये सब आता है। तो इसमें सबसे पहले कविता में मुख्य फैक्ट कौन से आए हैं? तो यह कविता मनुष्यता और सृष्टि के बीच संतुलन का, सामंजस्य की बात करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, नेचर, क्रिएशन और मानव के अंदर। कवि ने अनुपात के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को अपने विकास और प्रकृति के संरक्षण में संतुलन रखना चाहिए। कविता में वैज्ञानिक दृष्टि, मानवीय संवेदना और प्रकृति प्रेम का सुंदर समन्वय है। यह कविता प्रगतिशील विचारों और मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत भी है। संदेश क्या देती है कि मनुष्य को प्रकृति और विकास के बीच संतुलन, बैलेंस स्थापित करना चाहिए। प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि संरक्षण आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रकृति का उद्देश्य मानव का कल्याण होना चाहिए, ना कि और कुछ। संतुलन ही शांति, सुख और समृद्धि का आधार है। छोटेपन की भावना
भावना को छोड़कर हृदय की विशालता का परिचय हमें देना चाहिए। पाठ के मुख्य विचार हैं, फिर भाषा शैली सहज सरल, है ना? इसकी भाषा है, वैज्ञानिक शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, और शंख प्रतीकात्मक शब्द जैसे चित्रात्मक शैली है। और ठीक है, कवि परिचय, घटनाएं, काव्य सौंदर्य है, भाव परिचय और कीवर्ड इस कविता के अनुपात, संतुलन, मनुष्य, प्रकृति, विकास, वैज्ञानिक दृष्टि, मानवता, सामंजस्य, समन्वय, संवेदना, प्रगति आदि ये कीवर्ड है। इन्हें लर्न करिए, लिख लिख के अभ्यास करिए ताकि मात्राएं आपकी परीक्षा के समय गलत ना हो। कविता का सार, एक ब्रह्मांडीय यात्रा, मैक्रो वर्सेस माइक्रो। तो एक छोटा सा कमरा जहां दो व्यक्ति बैठे हैं, है ना? ये सब प्रतीक चिन्ह है, इनके माध्यम से कवि बहुत गहरी बात कहना चाहता है। मोहल्ला और नगर की बात, मनुष्य की सामाजिक दुनिया, देश और पृथ्वी, यानी कि ग्रह का भौतिक विस्तार। कौन सा ग्रह? यह है धरती। मनुष्य का विरोधाभास, इतने विराट ब्रह्मांड में एक छोटा सा जीव होने के बावजूद वह अलग दुनिया बनाने के अहंकार में डूबा हुआ है। अनंत आकाश गंगाएं किसकी प्रतीक है? करोड़ों नक्षत्रों के बीच हमारी छोटी सी यह पृथ्वी। तो कविता की व्याख्या, सार क्या है? यह कविता मनुष्य को और उसकी सीमाओं तथा संभावनाओं दोनों का गहरा चित्रण करती है। कवि कहते हैं कि जब हम विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं, अनगिनत तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और असीम विस्तार, तो उसके सामने आदमी बहुत छोटा प्रतीत होता है। उसका अनुपात बहुत क्षुद्र लगता है, रेशियो। फिर कवि हमें एक कमरे में ले आते हैं जहां दो आदमी आमने सामने खड़े हैं। कमरा छोटा है पर वहां आदमी का महत्व बड़ा हो जाता है। वहां उसका दुख, सुख, प्रेम, विचार, भावनाएं, संघर्ष, संवेदनाएं, सब कुछ बहुत बड़े और अर्थपूर्ण है। कविता का सार है, समरी ऑफ द पोयम इज, अनुपात स्थान और संदर्भ के बदलने से बदल जाता है। ब्रह्मांड में हम छोटे हैं, कमरे में हम बड़े हैं, पर मानव संबंधों और संवेदनाओं की दुनिया में हम बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए ये कविता, दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, पर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिन नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही, सबको समेटे है। परिधि नभ गंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां। यह है अनुपात आदमी का विराट से, यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्षा, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत शंख से दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। भाई ये आदमी निराला है। गिरजा कुंवर माथुर की कितनी सुंदर सटीक कविता है मानवीय संवेदनाओं, संबंधों पर। मनुष्य का सीमित दायरा पहले पैराग्राफ में कैसे समझाया है कवि ने कि दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में। अर्थात कवि मनुष्य की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक कमरे में बैठे दो व्यक्ति उस कमरे से भी छोटे हैं। यह कमरा एक घर का हिस्सा है, घर एक मोहल्ले का, मोहल्ला एक नगर का, और वह नगर एक विशाल प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ कवि ने जूम आउट तकनीक से मनुष्य के अस्तित्व को धीरे धीरे उसकी सीमित दुनिया से बाहर लाकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की शुरुआत की है। मतलब वो जो उसका विजन है उसको इलाबरेट करना चाहता है। आकाश सा फैला हुआ अस्तित्व का पैमाना, स्केल ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिन नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही, सबको समेटे है परिधि नव गंगा की।
यानी कई प्रदेशों से मिलकर देश बनता है, और पृथ्वी पर ऐसे तो कई देश हैं भाई, अनेक हैं, भारत ही थोड़ी है। चीन, फ्रांस, जापान, इटली, कंबोडिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कितने देश हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में अनगिनत तारे, नक्षत्र हैं। एकमात्र सूर्य नहीं है, सूर्य हमारी आकाश गंगा में है, लेकिन ऐसी तो जाने कितनी सहस्रों आकाश गंगा अनंत हमारे ब्रह्मांड में है। तो इस तरह ना जाने कितनी पृथ्वियां हैं, कितने सूरज हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि हमारी आकाश गंगा से थोड़ी दूर दूसरी आकाश गंगा में ऐसी ही पृथ्वी है, और जहाँ जीवन की संभावना है, हमारे जैसे मानव भी वहां रहते हैं, यानी कि, और उसका टेम्परेचर हमारी धरती से थोड़ा ज्यादा है, जिनके बीच हमारी पृथ्वी एक बेहद छोटा सा कण है, करोड़ों तारों को अपने भीतर समेटे हुए एक विशाल आकाश गंगा, नवगंगा यानी आकाश गंगा है। भावार्थ क्या हुआ इन पंक्तियों का? कवि कहते हैं कि मनुष्य जिस पृथ्वी को अपनी पूरी दुनिया मानता है, वह अंतरिक्ष के विशाल पैमाने पर केवल एक बिंदु मात्र है। हमारी सीमाएं और देश ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में कोई अस्तित्व नहीं रखते। ब्रह्मांड का विराट रूप और पृथ्वी का अनोखापन, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही सृष्टियां, यह है अनुपात आदमी का विराट से। तो व्याख्या क्या है कि आकाश गंगाओं के पार लाखों ब्रह्मांड है, जिनमें से हमारा भी एक ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांडों में ना जाने कितनी पृथ्वियां, भूमियां और सृष्टियां हैं, मौजूद होंगी। इन कभी सभी के सामने एक साधारण मनुष्य का अनुपात लगभग शून्य के बराबर है। भावार्थ है, कभी ब्रह्मांड की असीमितता के सामने मनुष्य की अत्यंत तुच्छता, छोटापन का, है ना, कमजोर का यथार्थ चित्रण करते हैं। हमारी हैसियत इस विराट सृष्टि में एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। यानी कि हम अपने कमरे में ही बड़े दिखाई देते हैं, हमारी ईगो बड़ी है, हमारे संबंध है, हमारी धन संपदा, ये, लेकिन जब हम ऊपर उठते हैं तो मोहल्ले में हम क्या हैं, और ऊपर उठे समाज में क्या है, फिर और ऊपर उठे देश में हमारी स्थिति कहाँ है, फिर और उसको जाइए पीछे तो इस विश्व में क्या है, फिर इस ब्रह्मांड में क्या है, अनंत आकाश गंगा में हम क्या हैं, बिंदु भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं दिख सकते हम। मानवीय अहंकार के विडंबना। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत शंखों से दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है, देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। तो इतने विराट ब्रह्मांड में, विराट मतलब विशाल ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अपनी सूक्ष्मता को जानने के बावजूद, मतलब अपनी लघुता का एहसास करने के बाद भी मनुष्य ईर्ष्या, जलन करता है, एक दूसरे से घृणा, स्वार्थ में डूबा रहता है, दूसरे का भलाई की बजाय बुराई सोचता है। वह असंख्य शंखों सी कृत्रिम दीवारें खड़ी करता है। अब शंखों की, जैसे गणित में वो है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आपको कहाँ तक आती है, महाशंख तक ये, और उससे भी अनंत जो है गिनतियां हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट काउंटिंग की चलती है हिंदी में। तो ये शंख वही महाशंख है, अनंत दीवारें खड़ी करता है, असीम भेदभाव लाता है आपस में, और एक दूसरों का मालिक खुद को समझने लगता है, नादान है, अबोध है। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह अपने अहंकार में अंधा होकर अपने ही जैसे दूसरे मनुष्यों से अलगाव और शत्रुता कर लेता है। देशों की तो बात छोड़िए, वह एक छोटे से कमरे में भी बंटवारा करके दो अलग दुनिया बसा लेता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि मान लो एक कमरे में आप पति पत्नी है जैसे, तो कितने झगड़े हो जाते हैं ना, माँ बेटे हैं, कई छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाजी हो जाती है, भाई बहन है, रिश्तों में दो ही लोग कमरे में हो तो भी उनके बीच में विशाल झगड़ा हो सकता है, बड़ा झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं ईगो के कारण। तो कवि ने यहाँ पर हमें समझाया है
अपनी ईगो को बैलेंस करने के लिए, तभी सुख शांति से मनुष्य रह सकता है। आइए एमसीक्यूज बहुविकल्पी प्रश्न मेरी समझ से। ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है? ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म है। कविता में मुख्य रूप से किन दो वस्तुओं का अनुपात को दिखाया गया है? तो मानव और ब्रह्मांड को। मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहता है? ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा में। मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है? मानव का सबसे बड़ा दोष है कि वह अपने छोटेपन को भूलकर अहंकारी हो जाता है। जो उसकी तुच्छता है उसको वह भूल जाता है। तो ये प्रश्न हमें सिखाते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व एक कण के समान है, फिर भी हम तुच्छ, ईर्ष्या और अहंकार की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, है ना? पंक्तियों पे चर्चा के प्रश्न उत्तर देखिए। अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ब्रह्मांड की अनंतता और उसमें पृथ्वी की वास्तविक स्थिति का बोध करा रहे हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में अनगिनत नक्षत्र और तारे मौजूद हैं। ये जो पंक्तियों पे चर्चा है, ये किस तरह से परीक्षा में पूछे जाएंगे? जैसे आशय स्पष्ट करो, भावार्थ पूछा जा रहा है, वैसे ही आएगा। ठीक है। अंतरिक्ष में अनगिनत नक्षत्र और तारे मौजूद हैं, जिनके बीच हमारी पृथ्वी केवल एक सूक्ष्म इकाई मात्र है। करोड़ों खगोलीय पिंडों में से यह पृथ्वी ही वह अनोखी जगह है जिसने जीवन को अपने भीतर समेटे हुआ है। यह हमें सिखाता है कि इस विशाल सृष्टि में हम कितने अल्प और सूक्ष्म हैं, फिर भी हमारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। संख्यातीत शंख से दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। यहाँ कवि मनुष्य की संकीर्ण मानसिकता पर प्रहार करते हैं। शंख एक बहुत बड़ी भारतीय संख्या है ना, उसका प्रतीक है, सिंबॉलिक वर्ड है यहाँ शंख। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण समाज में अनगिनत वैचारिक और कृत्रिम दीवारें खड़ी कर ली हैं। वह इन सीमाओं का निर्माण इसलिए करता है ताकि वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध कर सके और उनका स्वामी मालिक होने का भ्रम पाल सके। यह पंक्ति मानवीय अहंकार की निरर्थकता को दर्शाती है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। यह पंक्ति आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन और आपसी अलगाव पर एक तीखा व्यंग है, कटाक्ष है। यानी कि कवि कहते हैं कि आज देशों के बीच की दूरियों की बात तो छोड़िए, स्थिति यह हो गई है कि एक ही कमरे में साथ रहने वाले दो लोग भी वैचारिक रूप से एक दूसरे से कोसों दूर हैं। अपने अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण वे साथ होकर भी अपनी अलग अलग दुनिया में रहते हैं। उनके बीच संवाद और सहानुभूति की कमी है, जो समाज के लिए चिंताजनक स्थिति है। स्तंभों का मिलान। तो ये आप प्रश्न पढ़िए, समझिए, अपनी बुक में यहाँ से पहले खुद भरिए और फिर मैच करिए कि आपके कितने प्रश्न गलत गए। फिर सोच विचार के लिए प्रश्न है। कविता के अनुसार मानवीय किन कारणों से स्वयं को सीमाओं में बांधता हुआ चला जाता है? मानव। कविता के अनुसार मनुष्य ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है। वह अपनी संकीर्ण सोच और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा के कारण अपने चारों ओर वैचारिक दीवारें खड़ी कर लेता है। सोच विचार करता रहता है, कभी ये, कभी थॉट, कभी वो, कभी ये। यदि आपको इस कविता की पंक्ति को दीवार पर लिखना है, तो जो आपको प्रतिदिन मोटिवेट करे, प्रेरित करे, तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? बड़ा क्रिएटिव प्रश्न है। तो मैं इस पंक्ति को चुनूंगी, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही है। यह पंक्ति हमें प्रतिदिन यह याद दिलाएगी कि यह पृथ्वी कितनी अनमोल और अनोखी है। यह हमें विनम्र बनाएगी और सिखाएगी कि हमें इस छोटी सी सुंदर दुनिया में आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम और सहयोग के साथ रहना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर कविता है, इसमें हर प्रश्न आपको पीपीटी में मिल जाएंगे। ये देखिए, अनुमान और कल्पना के हैं। आप पढ़िए, स्टडी करिए। मैं सारे पढ़ूंगी तो बहुत लंबी पीपीटी हो जाएगी।
आपकी पुस्तक के पाठ के सभी उत्तर यहाँ मौजूद है। कविता का सौंदर्य, ये आपके लिए मैंने एक कविता बनाई है। क्रिया शब्द इन्होंने दिए हैं, तुकबंदी दी है, उसी के आधार पे कहा है कि दूसरी कविता बनाओ। तो मैंने ये बनाई है। आदमी खेतों में हरियाली उगाता है, आदमी धरती को स्वर्ग सा बनाता है, आदमी ज्ञान के दीपक जलाता है और आदमी ही अंधियारों को दूर भगाता है, आदमी सपनों की दुनिया सजाता है तो आदमी आशा के फूल खिलाता है, आदमी नदियों पे सेतु बनाता है, आदमी दूरियों को पास लाता है, आदमी प्रेम की सरिता बहाता है, तो वही आदमी दूसरे आदमी के पीठ में खंजर भी मार देता है, मानवता का मान बढ़ाता है तो कभी मानवता का हरण कर लेता है, अविश्वास की खाई खोदकर, स्वार्थ की बेड़ियां पहनकर, प्रेम के द्वार बंद जो कर देता है और अपने सिर ढो लेता है अहंकार का बोझ। तो ये आपके शब्द पूछे थे, ये उसके उत्तर हैं, आपकी बात के प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर। विशेषण और विशेष्य के सीवीक्यूज, ये एक्स्ट्रा आपके लिए हॉट्स लाई हूँ, जैसे ब्रह्मांड की विशालता दिखाने के लिए किन उदाहरणों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो उदाहरण है, नक्षत्रों की तुलना, नवगंगा, आकाशगंगा, लाखों ब्रह्मांड, अनंत पृथ्वियों और संस्कृति, यह दर्शाने के लिए कि सृष्टि कितनी असीम है। कवि कहते हैं कि इन लाखों ब्रह्मांडों में ना जाने कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां और कितनी ही संस्कृतियां फल फूल रही होंगी। अब संदर्भ सहित प्रश्न आरटीसी है, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। संख्यातीत शंख से दीवारें उठाता है, अपने को दूसरे का स्वामी बनाता है, देशों की कौन कहे, इस वाले अनुच्छेद पर आधारित 7 प्रश्न आपके लिए हैं। पहला प्रश्न, संख्यातीत शंख पद में शंख का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ये एक बहुत बड़ी भारतीय संख्या है। दो दुनिया रचाना से कवि का क्या तात्पर्य है? दो अलग अलग ग्रहों पे जीवन बसाना, या एक ही घर में दो अलग कमरे बनाना, या साथ रहते हुए भी विचारों और भावनाओं में अलगाव होना। बिल्कुल सही, यही उत्तर है। गा वाला उत्तर सही है और इसमें एक बहुत बड़ी भारतीय संख्या। कवि के अनुसार मनुष्य अपने चारों ओर किस प्रकार की दीवारें खड़ी कर रहा है और अपने को दूजे का स्वामी बनाता है? पंक्ति के माध्यम से मनुष्य की किस मनोवृत्ति पर कटाक्ष किया गया है? फिर ये कथन और कारण का प्रश्न है, फिर शीर्षक का प्रश्न है। तो भाई इसके तो और भी शीर्षक हो सकते हैं, जैसे मानवीय संकीर्णता, अहंकार की दीवारें, दो दुनिया, है ना, कई प्रश्न हो सकते हैं, शीर्षक हो सकते हैं। फिर ये साजिश समझ के प्रश्न उत्तर है। अब जिस संख्या में 15 शून्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाई उसे पदम कहते हैं। महाशंख में कितने शून्य होते हैं? महाशंख में 19 शून्य होते हैं। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 1 लाख में 100,000 होते हैं। तालिका के अनुसार सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या है 1 और सबसे बड़ी संख्या है महाशंख। 10 करोड़ और 1 अरब को जोड़ने पर कौन सी संख्या बन जाएगी? 10 करोड़ और 1 अरब को जोड़ने पर 1 अरब 10 करोड़ की संख्या बन जाएंगी। शंख जैसी विशाल संख्याओं और ब्रह्मांड की असीमता के सामने हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है। इन अभ्यासों के माध्यम से अपनी सोच को विराट मुक्त बनाएं और संकीर्ण विचारों की दीवारों को तोड़ें। अब देखिए हॉट्स, शंख एक अत्यंत विशाल संख्या का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने धर्म, जाति, रंग, भाषा और स्वार्थ के आधार पर अनगिनत अदृश्य और कृत्रिम दीवारें, भेदभाव खड़ी कर ली हैं। यह उसके संकुचित विचारों का प्रमाण है। एक कमरे में दो दुनिया रचाता है, तो इसका है मतलब कि यह मनुष्य संकुचित मन पर गहरा व्यंग है। एक ही छत के नीचे या एक छोटे से कमरे में रहते हुए भी लोग वैचारिक रूप से अलग होते हैं, मतभेद होते हैं उनमें, ईर्ष्या, स्वार्थ के कारण एक दूसरे से पूरी तरह अलग, मानो दो अलग ग्रहों पे रहते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या है, आत्मचिंतन क्या है? मैं ब्रह्मांड में एक हूँ,
बोध है, रियलाइजेशन। कविता पढ़ने के बाद जब हम इस विराट ब्रह्मांड को देखते हैं तो अपनी तुच्छता का एहसास होता है। हमारी व्यक्तिगत समस्याएं, हमारे घमंड और हमारे झगड़े कितने बेईमानी हैं, ये पता चलता है। आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालाइज, विचार करें कि क्या हमारे द्वारा खड़ी की गई दीवारें, डर, संकोच, ईर्ष्या केवल हमारे दिमाग की उपज नहीं है। समाधान क्या होगा? यदि मनुष्य अपने भीतर सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहयोग, कॉपरेशन और प्रेम का विस्तार करे तो ये दीवारें गिर सकती हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अब शब्द ज्ञान देखिए, यानी कि सिनोनिम्स, पर्यायवाची। पृथ्वी के तो आपने कब से कितने पढ़े हैं, हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो, याद हो गए होंगे। धरा, पृथ्वी, वसुधा, भूमि। मानव के भी पढ़े आपने, मनुष्य, इंसान, आदमी, नर, व्यक्ति, ब्रह्मांड, सृष्टि, विश्व, जगत, संसार, यूनिवर्स, अहंकार, घमंड, अभिमान, दर्प, गर्व। कठिन शब्दों के अर्थ है, इन्हें पढ़िए। फिर ये भाषा सौंदर्य, इसमें मुहावरे 2 आए हैं। दीवारें उठाना, यानी कि केवल ईंट पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के बीच नफरत, अविश्वास, भेदभाव की दीवारें खड़ी करना, डिफरेंसेस क्रिएट करना। स्वामी बनना, दूसरों पर अपना अधिकार और शासन जताने की अनुचित इच्छा। कोर मैसेज क्या है इस कविता का? ब्रह्मांड की विशालता के सामने मनुष्य एक धूल के कण के समान ही है, अतः उसे अपना झूठा अहंकार और स्वार्थ त्याग देना चाहिए। वैश्विक एकता, ग्लोबल यूनिटी, प्रेम और सहानुभूति ही जीवन का परम सत्य होना चाहिए। तो ये देखिए हमने कौन कौन से चीजें पढ़ी इस कविता में। इस चार्ट से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और अपने ज्ञान की जांच कर सकते हैं। ब्रह्मांड की विशालता और हमारी लघुता, कमरे में अंतरिक्ष तक का विस्तार, करोड़ों पृथ्वी और लाखों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की तुलना में मानव अत्यंत सूक्ष्म है। विराट अस्तित्व बनाम संकुचित व्यवहार, सहअस्तित्व ही जीवन है ना। अहंकार छोड़ें, सीमाओं को मिटाएं और इस सुंदर ब्रह्मांड का हिस्सा बने। धन्यवाद, थैंक यू। वीणावाणी चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो की सूचना सुनिश्चित कर लें। शुभ दिवस।